गुड इवनिंग ऑल, इट्स पंकज कामरे अगेन। जैसे कि मैंने बताया था आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में, आज का वीडियो मेरा एक और इंटरेस्टिंग गेम बास्केटबॉल। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग रूल्स है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, ये आई वांट टू डेडिकेट दिस वीडियो टू वन ऑफ द आइडल ऑफ बास्केटबॉल, जिनके वजह से मैंने बास्केटबॉल देखना शुरू किया था, कोबे ब्रायंट। ही रिसेंटली डाइड इन द लास्ट ईयर इन द प्लेन क्रैश। सो आई होप उसके दिस आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू कोबे ब्रायंट। नाउ अपन शुरू करते हैं अपना बास्केटबॉल से रिलेटेड डिटेल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सो अपन बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ। बास्केटबॉल शुरू कहाँ से हुआ? बास्केटबॉल, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, जो कि अलग अलग वर्ड्स मिलाए थे। एक ऐसे ही एक फिजिकल ट्रेनर थे जो यूएसए में एक फिजिकल ट्रेनर थे। पहले तब फुटबॉल खेला जाता था, बट फुटबॉल थोड़ा फिजिकल गेम था और उसमें इंजुरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसकी वजह से एक फिजिकल ट्रेनर थे डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, जिनको कि गॉड फादर ऑफ बास्केटबॉल बोला जाता है। इन्होंने इन द ईयर 1891 उन्होंने, वो जो कि कैनेडियन थे, वो इज फ्रॉम कनाडा बेसिकली, जो यूएसए में जॉब करते थे फिजिकल ट्रेनर का एक स्कूल पे। सो वहाँ से उन्होंने शुरू किया था प्रोसेस। और उन्होंने प्रोसेस शुरू करने के बाद में क्या होता, फुटबॉल में बहुत सारी इंजरी होता था। तो फिर उन्होंने एक आइडिया किया, पिच, जिसके लिए पिच बास्केट रहता है, अपन जिसके लिए अपन पिच पूरा एक जमा करने के लिए रखा जाता है। तो उन्होंने ऐसे पिच के 2 बॉक्सेस लाए थे और उसके साथ में एक फुटबॉल लिया था। तब फुटबॉल खेला जाता था, सबसे पहले उन्होंने फुटबॉल लिया था और उसके साथ में उन्होंने एक रूम के अंदर ये गेम शुरू किया था। बट लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंग था। जैसे ही सब जो उनके जो स्टूडेंट्स थे, उसमें से एक स्टूडेंट ने बोला, वो अगेन अ न्यू गेम, और एक नया गेम जो कि बोरिंग गेम होगा, ऐसा उनको लगा। तो फिर डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने बोला, डोंट वरी माय फ्रेंड, दिस इज द गेम, यू विल लाइक इट। तब उन लोगों को नहीं पता था, बट उसके बाद में जब उन्होंने खेलना शुरू किया, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। जब से उन्होंने शुरू किया, तो एक रूम के अंदर उन्होंने पिच की बास्केट दोनों जगह पे लगा के रखा था और दोनों टीम्स अलग अलग उन्होंने 9 प्लेयर्स में डिवाइड किया था और वो फेंकते थे बॉल बास्केट के अंदर। और बास्केट के अंदर जैसे ही वो फेंकते थे, जैसे ही बास्केट होता था, एक गोल होता था या फिर 1 पॉइंट मिलता था। लेकिन तब के बास्केटबॉल और आज के बास्केटबॉल में बहुत फर्क है। वो पिच की जो बास्केट रहता था, उसको एक होल नहीं था नीचे से। मतलब तब जब बास्केट में बॉल जाया करता था, तो और वो किसी चीज से वो निकालते थे बॉल बाहर, एंड देन अगेन दे स्टार्ट टू प्ले। सो इस तरह से बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, जहाँ से शुरू हुआ था बास्केटबॉल। ये हुआ सबसे पहला हिस्ट्री 1891, जिसके बाद में उनको उसके लिए बहुत सारे ही वॉज बेसिकली गॉट द लॉट्स ऑफ प्राइजेस फॉर द स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड एंड कोच ऑफ द अवार्ड, एवरीथिंग, जिन्होंने बास्केटबॉल शुरू किया था 1891 में। ये यहाँ से शुरू होने के बाद में फिर और लीग्स में शुरू हुआ। पहला मैच 1891 में कॉलेज लेवल पे शुरू हुआ था। उसके बाद में बहुत से चेंजेस हुए रूल्स में। लेकिन एक्चुअल बास्केटबॉल शुरू हुआ एक एसोसिएशन से, जैसे कि क्रिकेट वगैरह जो इंटरनेशनल टीम्स रहता है, तो ये अमेरिका के अंदर ही शुरू होता था। और इसमें उस जो एसोसिएशन है उसका नाम था एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, एनबीए, जो कि बना था 1946 में। मतलब 1946 से एक्चुअल बास्केटबॉल शुरू हुआ अलग अलग टीम्स में यूएसए के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसए का गेम था तो सबसे ज्यादा यूएसए में खेला जाता है। उसके बाद में कनाडा में, बिकॉज जेम्स नेस्मिथ कनाडा से थे और उनके साथ में जो 3-4 ट्रेनर थे वो भी कनाडा से थे जब उन्होंने बनाया था। तो उस वजह से ये शुरू हुआ था सबसे पहले अमेरिका में, दिस इज द अमेरिकन गेम। तो जब ये शुरू हुआ 1946 में, और इसमें मैचेस शुरू हुआ, चेंजेस होते गए, लेकिन एक्चुअल इसका पब्लिसिटी हुआ इन द ईयर 1969-70 से, जबकि बड़े बड़े प्लेयर आते, जैसे कि आपने देखा है क्रिकेट जो है उसमें भी बड़े बड़े प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर एक नाम है, ब्रायन लारा नाम है, पुराने जमाने के सुनील गावस्कर थे, गैरी सोबर्स, इस तरह के बड़े बड़े नाम जब तक नहीं आते तब तक कोई भी गेम फेमस नहीं होता। तो ये सबसे पहले गेम फेमस हुआ था 1968-69 से। तो वो ऑल स्टार्स के कौन से प्लेयर थे उसके बारे में मैं बात आगे करेगा। सो ये होता है। अभी अपन एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, अभी अपन देखते हैं थोड़ा सा, इसके लिए अपन एक डायग्राम देखते हैं इसका कि कोड किस तरह से रहता है। सो एक बार थोड़ा सा कोड देख लीजिए। ये रहता है कोड, दिस इज द एक्चुअल कोड। और इस पूरा कोड का जो पूरा साइज, दैट इज द 94 फीट्स। दिस कोड इज ऑफ 94 फीट्स, दोनों साइड मिला के 94 फीट्स का रहता है।
तो वो डिवाइड होता है दोनों हाफ हाफ सर्कल्स में। उसके बाद में इसके बीच में ये जो लाइन है, दिस इज द हाफ सर्कल, जो आर दिख रहा है तुमको, ये है 3 पॉइंट शूटिंग का आर्क। दिस इज बेसिकली 3 पॉइंट। इसके बाहर से अगर कोई भी बॉल कोई भी प्लेयर शूट करता है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, बराबर। और इसके अंदर से जब आप शूट करते हो तब आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स। गेटिंग इट? इसके बाहर से जब भी आप शूट करोगे इस हाफ सर्कल के बाहर से, सो यू आर गेटिंग 3 पॉइंट्स एंड यू आर स्कोरिंग इनसाइड, बेसिकली इसके अंदर से 2 पॉइंट्स। और ये होता है फ्री थ्रो लाइन। दिस इज द फ्री थ्रो लाइन। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताया। ये दोनों साइड में रहता है। सो टोटल इट इज ऑफ 94 फीट्स इस तरह से। और ये इस तरह से जब अपन देखते हैं बेस लाइन की तरफ से, दिस इज ऑफ 50 फीट्स, सो दिस इज 94 by 50 फीट्स। दिस द होल कोर्ट इज ऑल अबाउट एंड दिस इज द 3 पॉइंट शूटिंग रेंज, जहाँ के इसके अंदर 2 पॉइंट, इसके बाहर से 3 पॉइंट्स। और ये फ्री थ्रो लाइन इस तरह से। और ये सेंटर सर्कल, यहाँ से शुरू होता है गेम हमेशा। सो दिस इज बेसिकली इज अबाउट द कोर्ट। इसमें जैसे ही कोर्ट में अपन आगे जाएंगे तो जैसे जैसे कुछ चेंजेस होंगे मैं बताता है। ये कोर्ट है, इस तरह से इस कोर्ट के बीच में बास्केटबॉल खेला जाता है। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने मिनट का गेम रहता है टोटल। और इसमें भी बड़े अच्छे अलग रूल्स रहते हैं। जैसे दोनों टीम्स रहते हैं, अलग अलग कलर की टी शर्ट्स बनते हैं, आर्म बैंड रहता है, हेड बैंड रहता है। ऑल दीज थिंग्स आर कंपल्सरी रिगार्डिंग द हाउ व्हाट टू वियर रिगार्डिंग द सेम। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका टीम्स के रूल्स के बारे में, कि रूल्स क्या होता है और कितने टीम्स एक्चुअल में प्रोसीजर कैसे रहता है, कितने मिनट का गेम रहता है। सो टोटल जो एनबीए खेला जाता है वो खेला जाता है 4 क्वार्टर में। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? 4 क्वार्टर्स आर देयर। तो 4 क्वार्टर, हर एक क्वार्टर रहता है 12-12 मिनट का। एवरी क्वार्टर इज ऑफ 12 मिनट्स। सो 12 + 12 + 12 + 12 टोटल 48 मिनट्स का ये गेम रहता है। चलता 48 मिनट्स नहीं है, क्योंकि बीच में जैसे ही कोई पेनल्टी होता है या फ्री थ्रो आता है या फिर कोई टेक्निकल फाउल होता है, तब वो शॉर्ट क्लॉक जो रहता है वो शॉर्ट क्लॉक रुक जाता है। तो इस तरह से 1.5-2 घंटे तक आराम से गेम चलता है। बट दिस एक्चुअल गेम इज ऑफ 48 मिनट्स। अब दोनों साइड में कितने प्लेयर रहते हैं? दोनों साइड में एट द टाइम ऑफ द कोर्ट 5-5 प्लेयर रहते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर? टोटल 5 प्लेयर्स विल बी देयर एट वन साइड एंड अनदर साइड 5 प्लेयर्स। तो टोटल 10 प्लेयर्स रहते हैं। और 48 मिनट्स में जो टीम ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा वो टीम जीतता है। सो ये एक बेसिक रूल है। अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन डिटेलिंग में देखेंगे। सो ये 48 मिनट्स का गेम रहता है। और पूरे मान लो 48 मिनट्स का गेम खत्म हो गया, दोनों टीम्स के सेम स्कोर हुआ, तो उसके बाद में ओवर टाइम रहता है। ओवर टाइम विल बी ऑफ 5 मिनट्स। पहले ओवर टाइम में भी अगर सेम हुआ तो और सेकंड ओवर टाइम 5 मिनट्स का। इस तरह से चलता है जब तक कि रिजल्ट नहीं आता है डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स में। और मैंने बोला कि सर्कल के स्मॉल आधे सर्कल का बीच में बाहर से अगर मारा तो 3 पॉइंट, अंदर से 2 पॉइंट, इस तरह से। और फ्री थ्रो लाइन्स, इस तरह से प्रोसीजर चलता है। ये होगा पॉइंट सिस्टम किस तरह से होता है। अब अपन देखते हैं कि 5 प्लेयर्स कौन कौन से रहते हैं। इसके अंदर 5 प्लेयर्स रहते हैं। सो टोटल हर एक प्लेयर का अलग अलग नाम है। एक रहता है पॉइंट गार्ड, एक रहता है शूटिंग गार्ड, देन रहता है पावर फॉरवर्ड, देन स्मॉल फॉरवर्ड एंड सेंटर। ऐसे 5 प्लेयर रहते हैं। वन इज पॉइंट गार्ड, अनदर इज शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड एंड सेंटर। अपन अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं कि एक टीम में 5 प्लेयर रहते हैं। मैंने जैसे बोला पॉइंट गार्ड मतलब ये मान लो कि अपन बोल सकते हैं कि ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ दिस बास्केटबॉल, पॉइंट गार्ड। क्योंकि पॉइंट गार्ड पीछे से शुरुआत करता है और जब वो शुरुआत करता है तो एट दैट टाइम ही जब आप अटैक करते हो तब वो देखता है आगे कि कहाँ पे बॉल पास किया जाना था। ही शुड बी वेरी गुड ड्रिबलर। ड्रिबलिंग वगैरह क्या होता है वो भी मैं आगे बताता है। सो दैट प्लेयर शुड बी वेरी गुड with his brain also, IQ. The point guard should have got the best IQ so that he should understand where to pass the ball. इस तरह से बनता है। शूटिंग गार्ड, उसके अलावा शूटिंग गार्ड रहता है। शूटिंग गार्ड भी पॉइंट गार्ड के साथ में ही खेलता है, पीछे के साइड में। अगेन उनका काम रहता है कि आगे के जो दोनों फॉरवर्ड्स है उनको बॉल पास करना। अगेन ही शुड बी गुड ड्रिबलर। और दोनों शूटिंग गार्ड और पॉइंट गार्ड के पास एक अच्छा स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए कि दे शुड शूट फ्रॉम द लॉन्ग रेंज ऑल्सो। मतलब 3 पॉइंट के पॉइंट वो स्कोर पर कर पाए, वो भी एक उनके पास स्किल होना चाहिए दोनों के पास। इसके अलावा फॉरवर्ड रहते हैं, स्मॉल फॉरवर्ड एंड पावर फॉरवर्ड। ये दोनों प्लेयर्स आगे के साइड में रहते हैं और दोनों प्लेयर्स का काम है नेट के पास रहते हैं। तो ये इन दोनों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जब भी कोई ये दोनों प्लेयर रहते हैं, पावर फॉरवर्ड और स्मॉल फॉरवर्ड, ये दोनों नेट के मतलब जो नेट है उसके पास में रहते हैं।
तो जब भी कोई अपन 3 पॉइंट्स डालते हैं तो नहीं होता, वो रिबाउंड होता है, वो भी कलेक्ट करने के लिए इनका काम रहता है। उसके अलावा मेन रहता है स्मॉल फॉरवर्ड। स्मॉल फॉरवर्ड शुड बी वर्सेटाइल प्लेयर, वो सब जगह खेल पाना चाहिए, बॉल लेके पीछे भी जाना चाहिए, आगे भी खेलना चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्मॉल फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द पावर फॉरवर्ड को भी रिबाउंड लेना बहुत जरूरी है उसके अलावा, क्योंकि वो नेट के पास रहता है, तो दैट प्लेयर ऑल्सो शुड स्कोर द गोल्स। ये 4 प्लेयर हो गए। उसके अलावा रहते हैं सेंटर प्लेयर। हमेशा लॉजिकली कैसा रहता है, सेंटर प्लेयर शुड बी द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल। 5 प्लेयर्स में सबसे टॉलेस्ट प्लेयर सेंटर प्लेयर चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बॉल पास करता है और सबसे ज्यादा बॉल वो कलेक्ट करता है इस तरह से। तो इस तरह से ये पोजीशंस रहता है और इस तरह से ये प्रोसीजर रहता है कि सेंटर ऑल्सो प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सेंटर प्लेयर शुड बी द टॉलेस्ट प्लेयर। बाद में पावर फॉरवर्ड रहता है, वो भी टॉलेस्ट रह सकता है। बाकी तीनों प्लेयर थोड़े स्मॉल भी रह सकते हैं, बट ऑल दोज 3 प्लेयर शुड बी वर्सेटाइल प्लेयर एंड दोज हैव गॉट अ वेरी गुड आईक्यू। बाकी 3 तो इस तरह से लॉजिकली इस तरह से ही गेम चलता है। तो ये हो गए प्लेयर्स के बारे में, ये प्लेयर्स हो गए। अब अपन देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस, अभी एनबीए कॉन्फ्रेंस मैचेस है, अब इसके रूल्स देखते हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का एक्चुअल रूल्स का है। अब बास्केटबॉल नाम इसका क्यों गिरा, क्योंकि मैंने बोला था पिच की बास्केट सबसे पहले डॉक्टर नीस्मिथ ने चेक किया था, तो बास्केट और उसके साथ में बॉल यूज करते थे, उसके वजह से इसका नाम गिरा था बास्केटबॉल। 1946 में कॉन्फ्रेंस एनबीए बनने का उसमें एक रूल्स बनाए गए थे। सो टोटल टीम्स एनबीए में कितने रहते हैं, टोटल 2 कॉन्फ्रेंस रहते हैं। एक रहता है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और एक रहता है वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, मतलब 2 कॉन्फ्रेंस की टीम रहते हैं। एक रहता है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और दूसरा रहता है वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस। सो टोटल हाउ मेनी टीम्स आर देयर, टोटल 30 टीम्स आर देयर। 15 आर देयर इन द ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस साइड, 15 आर देयर इन द वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस साइड। इस तरह से 30 टीमें रहते हैं, वो टीम्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं। सो हाउ मेनी मैचेस दे प्ले, थोड़ा सा इस बारे में समझ लो कि ये मैचेस कितने खेलते हैं। तो 15-15 टीम्स रहते हैं। बाद में 15-15 टीम्स ने एक दूसरे के साथ में खेलने के बाद में जो अपने जो कॉन्फ्रेंस की टीम्स रहते हैं, अपने कॉन्फ्रेंस के टीम के साथ में वो 3 मैचेस खेलते हैं। उनकी जो कॉन्फ्रेंस की टीम रहते हैं उनके साथ 3 मैचेस खेलते हैं और दूसरे कॉन्फ्रेंस की जो टीम्स रहते हैं उनके साथ 2 मैचेस खेलते हैं। इस तरह से ये गेम खेला जाता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो 15-15 टीम्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ 3-3 मैचेस खेलने के बाद, तो टोटल मैचेस कितने होते हैं, 70 to 95 और 100 तक मैचेस होते हैं कॉन्फ्रेंस की फाइनल तक जाने तक। दोनों है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस की फाइनल तक जाने तक एक टीम 72 to 95 तक गेम्स खेलती है। सो देखिए मतलब ये कितना बड़ा सीजन रहता है, एक सीजन मतलब एक टीम दूसरे अपने कॉन्फ्रेंस के टीम के साथ 3 मैचेस खेलेगी, दूसरे कॉन्फ्रेंस की टीम के साथ 2 मैचेस खेलेगी। इस तरह से कंटिन्यू होता है। फाइनल्स के पहले जाने तक 70 to 80 मैचेस ये टीम्स एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं। अब 15-15 टीम्स होने के बाद में आखिर में रिजल्ट आने तक दोनों टीम से 8-8 टीम्स रहते हैं जो आगे क्वालिफाई होती है। 15-15 में से एक दूसरे के साथ खेलने 8-8 टीम जाती है। सो आफ्टर गेटिंग द 8 टीम्स फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, 8 टीम्स फ्रॉम द ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस, वहां पे पहले वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का सेमीफाइनल होता है, मतलब 8 टीम्स एक दूसरे के साथ मैचेस खेलती है और दूसरे कॉन्फ्रेंस में भी पहले उस कॉन्फ्रेंस का सेमीफाइनल होता है। अब सेमीफाइनल मैचेस के जो होते हैं इट इज ऑफ 7 गेम्स, टोटल 7 गेम्स रहते हैं। उसमें से हमेशा याद रखो पहले 2 गेम्स होम टीम की तरफ, दूसरे विजिटर टीम की तरफ, इस तरह से चलता है वो गेम। बाद में एक गेम दोनों टीम्स की तरफ और आखिर में जो पहला होम टीम खेला था उसके तरफ। तो टोटल 7 गेम्स रहते हैं। जो टीम 4 गेम जीत जाएगी वो टीम्स जीत जाएगी। इस तरह से मान लो कभी 4-3 स्कोर हो सकता है, 4-1 स्कोर हो सकता है, 4-0 हो सकता है, इस तरह से 3-4 हो सकता है, 4-2 हो सकता है। मतलब एक टीम को 4 मैचेस जीतना पड़ेगा वो कॉन्फ्रेंस के सेमीफाइनल में जीतने के लिए। तो दोनों वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल 7 मैच का होता है। उसमें 4 बेस्ट मैचेस जो जीतेगा, 4 मैचेस जो टीम जीतेगा वो आगे जाएगा और उस बाद में वो दोनों फाइनल में आते हैं। तो यहां तक वो अपने ही कॉन्फ्रेंस की टीम के साथ खेलते हैं मैचेस, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल, और वो 7 मैच का और फिर से मैच होगा, उसमें भी यही होगा सेम प्रोसीजर। आफ्टर दैट द बिग फाइनल, मतलब ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का फाइनल में एक टीम जीतेगा, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल में एक टीम जीतेगा। बाद में ये टीम्स एनबीए चैंपियनशिप के लिए खेलेगी। ये टीम्स दोनों के कॉन्फ्रेंस की विनर की टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी फाइनल्स में। अगेन दैट गेम इज ऑल्सो ऑफ 7 गेम्स।
तो उसमें जो टीम 4 गेम जीत जाएगी वो जीत जाती है। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर रहता है एनबीए का टोटल। दिस इज द एनबीए स्ट्रक्चर। इस तरह से मैचेस खेला जाता है एनबीए के अंदर। ये हो गया। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा इसके रूल्स के बारे में। इसमें हमेशा के रूल्स थोड़ा सा याद रखो कि किस तरह से अपन स्कोर कर सकते हैं। स्कोर कर सकते हैं अपन 3 पॉइंट शूटिंग, वो आर्क मैंने जो बोला था उसके बाहर से 3 पॉइंट शूटिंग कर सकते हो। आर्क के अंदर से अगर स्कोर किया तो 2 पॉइंट मिलेगा। और जब आपको फ्री थ्रोज मिलेंगे तो फ्री थ्रोज का हर एक थ्रो अगर आपने फ्री थ्रो अगर डाल दिया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं इसके लिए। मैं थोड़ा सा डायग्राम में आपको डिटेल्स बताऊंगा। जिस तरह से मैंने पॉइंट सिस्टम बताया था, इसके बाहर से आर्क के बाहर से 3 पॉइंट, अंदर से 2 पॉइंट एंड दिस इज द फ्री थ्रो लाइन। अब कितने फ्री थ्रोज मिलेंगे आपको, इट डिपेंड्स ऑन वेयर द ऑब्स्टेकल हैज बीन डन। मतलब अब फाउल होता है, जब भी कोई फाउल होता है तब आपको फ्री थ्रो मिलता है। मान लो अगर 3 पॉइंट शूटिंग के बाहर से अगर आपको फाउल हुआ है तो आपको 3 फ्री थ्रो मिलेंगे। अगर बाहर से हुआ है तो 3 फ्री थ्रो मिलेंगे। अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, फाउल हुआ है अंदर, बेसिकली डिफेंसिव टीम ने अगर आपके किसी प्लेयर को अंदर सर्कल के अंदर आपको अगर फाउल किया है तो आपको मिलेंगे 2 फ्री थ्रो। बाहर किया है तो 3 फ्री थ्रो मिलेंगे, अंदर किया तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे। और मान लो अगर एक आपके प्लेयर ने शॉट ले लिया है, किसी सेंटर ने या किसी गार्ड ने अगर शॉट ले लिया है, तो अगर वो बास्केट काउंट हो गया, इफ द बास्केट हैज बीन काउंटेड, तो वो 2 पॉइंट तो मिलेगी। और उसी समय अगर फाउल हुआ तो आपको और एक ये मिलेगा फ्री थ्रो। तो मतलब टोटल 3 पॉइंट मिल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप स्कोर कर सकते हो फ्री थ्रोज में। तो ये 3 तरह के फ्री थ्रोज रहते हैं जो आपके मिलते हैं। अब जब फ्री थ्रो रहता है तब पोजीशन का क्या रहता है टीम प्लेयर्स का, समझ लो टोटल 5 प्लेयर रहते हैं। सो दोनों टीम के 2-2 जो प्लेयर रहते हैं वो 30 मतलब वो 3 पॉइंट शूटिंग का जो आर्क है उसके बाहर खड़े रहते हैं दोनों। और अंदर के जो अंदर का इन सर्कल होता है जो कि 12 फीट का अंदर का सर्कल है, उसके जो प्लेयर सिर्फ एक है जो स्कोर करता है, वो छोड़ के टोटल और 5 प्लेयर रहते हैं। मतलब 3 एक डिफेंसिव टीम के और 2 अटैकिंग टीम के प्लेयर्स उस सर्कल पे खड़े रहते हैं। सो टोटल इस तरह से 4 प्लेयर बाहर खड़े रहते हैं और बचे हुए 6 प्लेयर जो है, एक जो स्कोर है वो छोड़ के बाकी 5 प्लेयर वो 12 फीट के लाइन पे खड़े रहते हैं। सो दैट अगर रिबाउंड आएगा तो वो वापस करने के लिए बॉल। सो इस तरह से आता है आखिरी शॉट के लिए। सो इस तरह से पोजीशंस मिलते हैं और इस तरह से स्कोरिंग सिस्टम होता है। सो दिस इज हाउ द पॉइंट्स हैज बीन स्कोर। इस तरह से पॉइंट स्कोर किया जाता है। अब ये प्रोसीजर हो गया। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि प्लेयर्स के बारे में। मैंने आपको बोला कि जब ये गेम बना, गेम बनने के बाद में ये फेमस हुआ था इन द ईयर 1969, उसके आगे। तो इसके लिए अपन ऑल टाइम जो फेवरेट प्लेयर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 4 या 5 प्लेयर थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता मैं। तो वो आज तक के हिस्ट्री में जो बड़े 4 या 5 नाम थे, एक था माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन वॉज यूज्ड टू प्ले फॉर शिकागो बुल्स। वो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में खेलते थे, शिकागो बुल्स के लिए खेलते थे। लैरी बर्ड यूज्ड टू प्ले फॉर बोस्टन सेल्टिक्स। बोस्टन सेल्टिक्स के लिए लैरी बर्ड खेलते थे। शकील ओनील, कोबे ब्रायंट एंड मैजिक जॉनसन, ये जो 3 प्लेयर है, ये तीनों प्लेयर्स लॉस एंजलिस लेकर, मेरा फेवरेट टीम है लॉस एंजलिस लेकर, जिसके लिए खेलते थे कोबे ब्रायंट, शकील ओनील, मैजिक जॉनसन। ये वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में खेलते थे और ये तीनों प्लेयर्स लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए खेलते थे। उसके अलावा अभी के जो रिसेंट टाइम में जो सबसे बड़े प्लेयर है, 2 प्लेयर्स है। एक गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के लिए स्टेफ करी, हाइट कम है बट ही इज द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्लेयर, स्टीफन करी। एंड द अनदर प्लेयर जो अभी ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट में माइकल जॉर्डन के बाद में कोबे ब्रायंट के साथ 2nd नंबर पे थे, लेब्रॉन जेम्स। इनके भी ही इज एब्सोल्युटली फेमस प्लेयर। इस अभी कंडीशन में ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर एट दिस मोमेंट इन एनबीए। सो लेब्रॉन जेम्स ही इज ऑल्सो प्लेइंग फॉर लॉस एंजलिस लेकर। सो इस तरह के ये जो बड़े प्लेयर्स है, इसमें से भी इनका राइवलरी भी बहुत अच्छा रहा था। सो दीज आर द प्लेयर्स जिन्होंने इस एनबीए को बड़ा बनाया। तो ये हो गया टोटल बास्केटबॉल के बारे में जो डिटेल्सली मैंने बताया है। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक माई वीडियो। अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल #PK the Goat Fan, and for more updates please like and subscribe my channel. Again after now as I have completed this video, I again want to say अगर आपको बास्केटबॉल सीखना है या फिर बास्केटबॉल से रिलेटेड कोई भी चीज़ पुणे में सीखना है, सो वहाँ पे एक क्लब है डेक्कन जिमखाना क्लब, और उसके अलावा एक एसोसिएशन है
वहाँ पे माय फ्रेंड इज देयर दीपक पवार हु हैज ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडियन टीम, और यूबीए बास्केटबॉल में भी उन्होंने अच्छा खेला है. ही इज बेसिकली कोच देयर, दीपक पवार बास्केटबॉल एसोसिएशन. सो आई होप you can also go there for the detailing. You will just check it out. I will also send the detailing basically with me also. So this is about basketball. I hope all of you like it. Thank you very much for your patience. Thank you.